हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में फोर्स कोलम्बिक फोर्स, दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन, दो चार्ज के बीच का अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बेसिक्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में जान लिया कि दो चार्ज के बीच का फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो फोर्स चार्ज पर डिपेंड किया, डिस्टेंस पर डिपेंड किया। लेकिन अभी देखो, हम लोगों ने जो कूलम्ब्स लॉ का जो बेसिक फॉर्म देखा, फॉर्मूला, वो एक्चुअली एयर में था, एयर एज अ मीडियम। अब सपोज करो दो चार्ज के सिस्टम को हमने वाटर में डाल दिया, तो पानी में दोनों चार्ज को डालने के बाद और उतने ही डिस्टेंस पर रखा जितने डिस्टेंस में एयर में रखा था, तब क्या फोर्स चेंज होगा? क्या मीडियम का इफेक्ट पड़ता है? वैसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ड्राई हेयर से होकर कॉम्ब पास कराते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर बाल में तेल लगा हुआ हो, उस वक्त अगर कंघी करते हो, तब फिर वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। मीडियम चेंज होने से क्या होता है, मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर जानेंगे हम लोग कि फोर्स है वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह से दिखा सकते हैं? बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कूलम्बिक फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना होता है। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, पहले हम लोग ये जानेंगे आज, और उसके बाद जानेंगे कि फोर्स पर क्या मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता है, यानी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सब के बारे में बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स से। आपके सामने है आपका अपना डीके धर्मात्मा, फिजिक्स विभाग से। तो देखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्बिक फोर्स। देखो, किसी भी वेक्टर को अगर वेक्टर के फॉर्म में शो करना हो, आज सीख लो, बार बार अप्लाई करते रहना, एक बार सीखना है बस। और बोर्ड एग्जाम में पूछता है वेक्टर के फॉर्म में, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम, इस बात पर ध्यान देना है। देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड कहां से फाइंड करते हैं हम लोग? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा, ये तब अभी मीडियम चेंज करने की बात नहीं हो रही है, दोनों चार्ज एयर में रखा हुआ है। बाद में बात करेंगे हम लोग आज ही के क्लास में कि मीडियम चेंज होने पर क्या होगा। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये सिर्फ वैल्यू बता रहा है। अगर किसी भी वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में शो करना हो तो जरा सोचो, यहां कोई भी वेक्टर अगर डाले, वेक्टर के बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ना, प्रॉपर वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब प्रॉपर वेक्टर है तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी। यूनिट वेक्टर मीन्स द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, वैसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 के बराबर हो। अब सवाल ये है कि वेक्टर के फॉर्म में अगर दिखाना है तो यहाँ पर कौन सा वेक्टर हमको प्लेस करना पड़ेगा, कौन से वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, किस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो वेक्टर के फॉर्म में भी आ जाए और इसके वैल्यू पर, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, किसी भी डिजिट में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वही रह जाए। अब 4 में किस डिजिट से, किस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 4 ही रह जाए? ऑब्वियसली 1 से। और 1 किस वेक्टर का वैल्यू है? तो 1 है यूनिट वेक्टर की वैल्यू, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है ना। इसका मतलब कि अगर यूनिट वेक्टर यहां डालें तो इसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और ये वेक्टर के फॉर्म में भी आ जाएगा, है ना। देखो देखो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर कैप। कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि आर यहाँ वेरी कर सकता है। आर डिस्टेंस पोजीशन के टर्म में हम लोग यूनिट वेक्टर को लेते हैं कभी भी। तो
और यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, आर वेक्टर बाय आर। तो आर कैप की जगह डाल दो आर वेक्टर बाय आर, सो सिंपल, आ गया, कन्वर्ट हो गया, देख लो। तो फोर्स अब क्या हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म, सिंपल सिंपल मेथड बता रहे हैं, देखो बड़ा आसान तरीका है सीधा। आर कैप के जगह पर पहले तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उस यूनिट वेक्टर की जगह पर हमने डाल दिया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आर वेक्टर बाय आर, ये उठाकर यहाँ डाल दो, चिपका दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 नीचे आर क्यूब हो जाएगा ना, और ऊपर आर वेक्टर, ये आ गया वेक्टर के फॉर्म में, है ना। तो किसी भी वेक्टर को अगर वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, अगर किसी भी वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो वहां सीधी सी बात, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट वेक्टर का तो यही फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बाय आर, और ये वैल्यू चिपका दो यहाँ पर, आ गया यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया फोर्स, दैट्स इट, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका काम हो गया। ध्यान ये रखना है कि यहां पर आर कैप, अगर आर वेक्टर है, यहां देख लो आर वेक्टर है तो नीचे आर क्यूब है, ठीक। मान लो कभी ऑब्जेक्टिव में दे दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही दे दिया, तो ध्यान देना इस बात पर, अगर नीचे आर स्क्वायर है तो यहां आर कैप होगा यूनिट वेक्टर, ध्यान देना, इन दोनों के डिफरेंस पर ध्यान दो जरा। अगर आर वेक्टर है तो नीचे आर क्यूब होगा, अगर आर कैप है तो नीचे आर स्क्वायर होगा, इस डिफरेंस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर धोखा हो जाता है, यहां फंस सकते हो जब भी ऑप्शन दिया, ठीक। चलिए ये हो गया, तो फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में हम लोग देख लिए। अभी थोड़ा इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। देखो फोर्स है तो वेक्टर, फोर्स है तो वेक्टर, सो इट विल ओबे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचो, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो दो फोर्स के लिए, फॉर टू फोर्सेज, वेक्टर का लगाओगे लॉ पैरेललोग्राम मेथड, पढ़े हुए 11th लॉ पैरेललोग्राम मेथड, कि अगर दो फोर्स है F1 और F2 और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कहां से निकालते हैं हम लोग, ऐसे, याद है ना वेक्टर में पढ़े थे, आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 11th में, वही तो अप्लाई करना है, बस फोर्स भी वेक्टर है इसलिए ये भी वेक्टर के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो क्या लिखेंगे, F इक्वल्स अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यहां से आ जाएगा। और अगर दो से ज्यादा फोर्स है, फॉर मोर देन टू फोर्सेज, फॉर मोर देन टू फोर्सेज, अगर दो से ज्यादा फोर्स है भाई साहब, तो क्या करोगे, अंडर रूट सबका एक्स कंपोनेंट, अरे वेक्टर में यही तो सीखे थे हम लोग, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जितना भी हो, 3 फोर्स है 4 फोर्स है, एक ही पॉइंट पर कई फोर्सेज हैं, तो सबका एक्स कंपोनेंट ले लेंगे एक साथ, सबका वाई कंपोनेंट ले लेंगे, और रिजल्टेंट कहां से आएगा, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। पूरे फिजिक्स में यही तो करना होता है। अब वो वेलोसिटी होता तो अंडर रूट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, कुछ भी हो, रिजल्टेंट फाइंड करने का तो यही तरीका सीखे हम लोग 11th में वेक्टर में, ठीक है, बोलो क्लियर। तो अब कर लें इस पर प्रॉब्लम। चलो एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, मिटा दे रहे हैं। देखो प्रॉब्लम देखो, जैसे सपोज करो यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू और यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू। हमसे कहा गया कि ये जो वर्टेक्स है ए, इसको, इस पॉइंट को P मान लो, तो फाइंड द नेट फोर्स एट वर्टेक्स P वर्टेक्स पर जो चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, देखो दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको धक्का देगा इधर। देखो जिस पॉइंट पर, जिस पार्टिकल पर फोर्स निकालना है, हमको डायरेक्शन वहीं दिखाना है। तो इस पर ये वाला फोर्स लगाएगा किधर, इधर, रिपल्सन का फोर्स, अरे प्लस है, ये भी प्लस है तो धक्का देगा ना इधर, रिपेल करेगा। इसने लगाया F, अच्छा ये माइनस है, ये माइनस ही इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। नेगेटिव
पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, तो किधर दिखाओगे? ये नेगेटिव वाला इस पर इधर लगाएगा फोर्स, इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब सपोज करो अब तीनों साइड आर आर था, इक्वल था, तो ऑब्वियसली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तो ये एंगल 60, तो ये वाला कितना होगा? नाउ यू हैव टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इधर एफ, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बताओ? ये 60 है, ऑब्वियसली ये 120 होगा। अब आपके पास दो फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का, ये एफ, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग दो फोर्स के लिए? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ तो दोनों एफ है इक्वल मैग्नीट्यूड, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120 डिग्री। बोलो तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर cos 120 की वैल्यू बताओ? -1/2, 2 से 2 कैंसल, माइनस एफ स्क्वायर से प्लस एफ स्क्वायर खत्म, बचा क्या? एफ स्क्वायर का क्या आ गया बाहर? रूट एफ स्क्वायर का बाहर क्या आया? एफ, और फोर्स हो गया दो चार्ज के बीच का, तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, इच साइड तो आर है, तो क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आंसर। बोलो क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं। अब इस पॉइंट पर फोर्स निकालना था, तो देख रहे हैं कि ये वाला इधर लगाएगा फोर्स और ये माइनस है, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा तो इधर लगाएगा फोर्स। दोनों फोर्स के बीच का एंगल चेक कर लिया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट्स इट। आसान है, सिंपल, आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो मिटा दें। चलो दो से ज्यादा भी देख लेते हैं, दो से ज्यादा चार्ज अगर चलो ये केस देखेंगे हम लोग। अभी जैसे सिंपल एक ले लिया, चलो ये एक स्क्वायर है, इसके इच साइड पर इच वर्टेक्स पर चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, डिस्टेंसेज इक्वल। यहाँ इसके डायगोनल पर, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पर, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0, इस पर कितना फोर्स लगेगा? चार्ज इस पर Q0 रख दिया, सीधी सी बात है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इस पर फोर्स निकालना है, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों फोर्स कैंसल, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों फोर्स कैंसल, नेट फोर्स क्या बचा? 0 बचा। तो यहाँ तो ठीक है, चलो इक्वल था, सिमेट्री था, है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो हम लोग ये चीज एज ए ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं, एज ए ट्रिक भी, कि फॉर सिमेट्रिक केस नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक पॉइंट पर नेट फोर्स 0 में सीधा टिक लगा देना है कहीं भी। जैसे हेक्सागोन है, ये ठीक है, सिंपल तरीके से इसको आराम से कर लोगे, लेकिन हर जगह इतना फास्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी देखो ना, हेक्सागोन है, बड़ा सिंपल सोच लेंगे हम लोग, हर वर्टेक्स पर है, हर वर्टेक्स पर सेम चार्ज, सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब हर तरफ से बराबर, हर तरफ से बराबर। यहाँ सेंटर पर कोई चार्ज रखा गया Q0, ऑब्वियसली ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों कैंसिल, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, कैंसिल, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, कैंसिल, बचेगा क्या? 0। ठीक है, सिंपल वे में सोच लेंगे। लेकिन अब जरा देखना, इस ट्रायंगल के केस में यहां कैसे पता चलेगा? यहां इतना फास्ट, इतना जल्दी करना आसान नहीं है, या तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ना, 3 ही है, यहाँ तो पेयर था ना, 6 था तो 3 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ 4 था तो 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या 3 चार्ज है, कौन किसको कैंसिल करेगा?
ऐसा कुछ डायरेक्ट नजर नहीं आता है। लेकिन ट्रिक क्या बोल रहा है कि सिमेट्रिक केस में नेट फोर्स हमेशा क्या, जीरो। अब ये सिमेट्री है, हमको यहां सेंटर पर निकालना है फोर्स। सिमेट्रिक हुआ, देखो ना, चार्ज हर तरफ से इक्वल, डिस्टेंस हर तरफ से इक्वल, इस पॉइंट पर फोर्स बताना है तो फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो जीरो ही आएगा। अब इसको जनरल मेथड से करके देखते हैं हम लोग। इस तरह के कई ट्रिक्स आपको पूरे फिजिक्स में, ट्रिक्स की एक बुक ही है स्पेशल, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच, बालाजी पब्लिकेशंस, ये बुक ले सकते हो, बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी, श्री बालाजी पब्लिकेशंस। पूरे फिजिक्स में हर चैप्टर में ट्रिक्स भरा हुआ है उसमें, विद मैनी एग्जाम्पल्स। जनरल मेथड भी दिया है हर सवाल के लिए और ट्रिक भी दिया हुआ है। तो आपको ये बुक लेना चाहिए श्री बालाजी पब्लिकेशन से, फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच। हर जगह अवेलेबल है, अमेजॉन वगैरह पर भी, बालाजी के वेबसाइट पर भी, श्री बालाजी बुक्स.com, या अपने काउंटर से। बहुत अच्छी बुक है, जरूर लेना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसके सेंटर पर नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू ट्रिक जीरो होना चाहिए। लेकिन क्या जीरो होगा? जनरल मेथड से करके देखते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं रिजल्ट। चलो इसको मिटाते हैं। देखो, ध्यान से देखना, देखो ये ट्रायंगल, तीनों वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज, सिमेट्री है। वो ट्रिक सिमेट्री के लिए था कि नेट फोर्स जीरो होगा। इस साइड आर, यहां इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक, सपोज करो यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q0, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, इधर रिपल्सन का फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इस पर रिपल्सन का फोर्स इधर लगाएगा। अभी आर मिटा दो, तीनों इक्वल इक्वल साइड है F, और ये वाला इस पर, ये वाला इस पर इधर लगाएगा, ठीक। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री है भाई साहब, तो तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों चार्ज भी इक्वल। तो ये पूरा 60 डिग्री, तो ये आधा 30 डिग्री, ये है 90, तो 90 + 30 120, तो ये वाला हो जाएगा 60। उसी तरह ये भी 60 है ना। अब ये 60 तो सामने वाला एंगल ये भी 60, ये 60 तो सामने वाला एंगल ये भी 60। अब अगर इस फोर्स को थोड़ा सा यहां से काट कर अलग करके देखें हम लोग, तो कुछ ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है, देख लो ना, देख लो, ये तीन फोर्स, एक इधर एक इधर एक इधर, और इस वर्टिकल लाइन के साथ दोनों 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यही तो है। चलिए इस F का इधर वाला कंपोनेंट लो, जिसके साथ एंगल बनता है, जिसके साथ एंगल दिखा रहा है, उधर हम लोग कॉस लेते हैं, वेक्टर में पढ़े हैं कंपोनेंट निकालना, सीखे। और इधर क्या हो जाएगा, F sin 60 डिग्री, बोलो, ठीक। उसी तरह इस F का इधर वाला कंपोनेंट F cos 60 और इधर वाला F sin 60। क्या ये F sin 60 कैंसिल नहीं हो जाएगा? अभी ऊपर की तरफ अपवर्ड में कितना फोर्स बचा, F cos 60 और F cos 60, यानी कि 2F cos 60। चलिए नीचे एक फोर्स F बचा, cos 60 हाफ से 2 साफ, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अभी ऊपर की तरफ एक फोर्स, नीचे की तरफ एक फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, so both the forces will cancel each other. Now we have 0 answer. बोलो क्लियर? ये इसको रिपेल किया इधर, ये इसको रिपेल किया इधर, ये इसको रिपेल किया इधर, तीनों फोर्स यहां दिखा दिया गया। इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिया इधर वर्टिकल, तो F cos 60, हॉरिजॉन्टल वाला F sin 60, इस F का भी लिया वर्टिकल, तो F cos 60, हॉरिजॉन्टल वाला F sin 60 कैंसिल, अपवर्ड फोर्स यानी वर्टिकल वाला हो गया F cos 60 और F cos 60, 2F cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, इक्वल और अपोजिट है डायरेक्शन में, तो कैंसिल होकर क्या आया, 0।
तो कभी भी अगर सिमिट्री हो तो सिमिट्री के केस में निश्चिंत रहो, सिमिट्री के केस में 0 में टिक लगा सकते हो, सही जवाब आएगा। वरना प्रोसेस तो है ही अपने पास, वेक्टर है, वेक्टर के मेथड को अप्लाई करेंगे और क्या, ठीक है। चलिए, तो फोर्स क्योंकि वेक्टर है सो इट विल ओबे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। लॉ पैरेललोग्राम मेथड, लॉ पॉलीगॉन मेथड, सारा मेथड यहाँ अप्लाई होगा और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, इसी में हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी की बात कर लेते हैं। देखो परमिटिविटी किसी भी मीडियम का वो प्रॉपर्टी हुआ, या ये कह सकते हो कि उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ जो ये बताता है कि फोर्स कितना टाइम्स कम हो जाएगा। दो चार्ज के सिस्टम को अगर किसी मीडियम में डाल दें तो वो मीडियम क्या करता है, दोनों के बीच के फोर्स को वीक करने की कोशिश करता है। अरे दो फोर्स, दो चार्ज इधर उधर, दोनों के बीच में मीडियम घुस गया, वो मीडियम क्या करता है, दोनों के बीच के फोर्स को वीक करने की कोशिश करता है, कमजोर करने की कोशिश करता है। बताएंगे अभी, देखो बहुत डीप में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसको। तो परमिटिविटी की बात पहले कर लें कि किसी भी मीडियम में अगर दो चार्ज के सिस्टम को डालते हैं तो वहां जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिखेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो लिखने का ये तरीका है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इप्सिलन इक्वल्स इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन आर। देखो मेन ये इसका इप्सिलन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी है एक्चुअली, वहीं से परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। इप्सिलन इक्वल्स इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन आर। इप्सिलन नॉट के बारे में हम लोग जानते हैं, ये हुआ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब क्या, वैक्यूम, या फिर एयर के केस में भी सेम वैल्यू होता है। इप्सिलन नॉट की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एयर में भी उतना ही और वैक्यूम में भी उतना है, यानी फ्री स्पेस में भी उतना है, मतलब वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, ठीक है ना। अब देखो, तो फोर्स इन मीडियम फाइंड करना है हमको, फोर्स इन मीडियम, इसको मिटा दें। देखो देखो, फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर, जो कूलम्ब साहब का फॉर्मूला था 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब फोर्स इन मीडियम, तो मीडियम में अब यहाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिखेंगे, इप्सिलन एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम में डालने के बाद, तो इप्सिलन इक्वल्स क्या होता है, इप्सिलन नॉट इंटू इप्सिलन आर, अभी देखे थे हम लोग, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखो देखो, यहाँ इप्सिलन नॉट के बारे में बात कर लिए थे हम लोग, ये हुआ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जरा इप्सिलन आर के बारे में बात कर लें। इस इप्सिलन आर को कहा जाता है, इप्सिलन आर को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। एंड अदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक वैल्यू है किसी भी मीडियम के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मीडियम विच इंडिकेट्स दैट हाउ many times
द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज विल डिक्रीज। देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर, जिसको कि कैपिटल के भी लिखा जाता है, इसकी वैल्यू ये बताती है कि दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना टाइम्स, कितना गुना वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा उस मीडियम में डालने के बाद। जैसे सपोज करो किसी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 है सपोज करो, तो हम ये कह सकते हैं कि दो चार्जेज के बीच का फोर्स 4 टाइम्स, 4 गुना घट जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है तो क्या कहेंगे हम कि दो चार्ज के, जैसे किसी मीडियम में दो चार्ज को डाल दिया और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू 80 है, तो हम क्या कहेंगे कि दो चार्ज के बीच का फोर्स 80 टाइम्स यानी 80 गुना घट जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू को देखकर यह पता चलता है कि फोर्स कितना टाइम्स वीक हो जाएगा, फोर्स कितना टाइम्स कमजोर हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 6 है तो क्या समझोगे कि दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना गुना घट जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल डिक्रीज, 6 टाइम्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये अलग अलग मीडियम पर डिपेंड करता है। एक दो वैल्यू देख लेते हैं हम लोग कुछ मीडियम के लिए। बोलो इसको मिटाएं, चलो ठीक है, इधर देख लेते हैं, इधर मिटा देते हैं। देखो जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1, वाटर के लिए 80, एवरेज वैसे कहीं कहीं 81 भी लिखा हुआ देख सकते हो, लेकिन एवरेज वैल्यू 80 ही लिया गया है सब जगह। ठीक है, उसी तरह मेटल के लिए बहुत हाई होता है। मेटल जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, इसके लिए इसकी वैल्यू बहुत हाई के लिए क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। बहुत ज्यादा मतलब क्या, इनफाइनाइट। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक कोई भी मेटल है तो उसके लिए। ठीक, देखो अब यहां देखते हैं हम लोग फोर्स इन मीडियम, यहां से फाइंड कर लेंगे। फोर्स इन एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, 1, यहां 1 रख दो तो यही तो आ जाएगा। अगर यहां 1 रख दें 1 तो यही तो आ जाएगा ना। तो किसी भी मीडियम में अगर फोर्स निकालना हो तो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे और उस मीडियम में फोर्स आ जाएगा। ठीक है, जरा इन दोनों को डिवाइड करो, मैथमेटिकली यही चीज देख लेते हैं अभी, एफएम और एफए। तो अगर डिवाइड करें हम लोग एफएम बाई एफए तो ये किसके इक्वल आएगा, देख लो डिवाइड करके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, एप्सिलॉन आर, यही ना, बचा क्या, एप्सिलॉन आर, 1/एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, FA बाई एप्सिलॉन आर। देख रहे हो, वही बात तो कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। फोर्स इन मीडियम हो गया फोर्स इन एयर बाय एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जरा सोचो, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है तो यहाँ 80 पुट करोगे तो क्या होगा, फोर्स इन एयर बाय 80 यानी फोर्स 80 टाइम्स घट गया, 80 टाइम्स डिक्रीज कर गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, वो वैल्यू बताता है कि कितना टाइम्स, कितना गुना फोर्स वीक हो जाएगा दो चार्ज के बीच। ठीक है, बोलो क्लियर, मिटा दें। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय एप्सिलॉन आर। यहां से यहीं से तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन भी आ सकता है। यहां से एप्सिलॉन आर क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू FA बाय FM, और एप्सिलॉन आर क्या है, या इसको K भी लिखते हैं, यही तो हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या डिफाइन करोगे, देखो ना, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू दैट इन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर बट्टा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना।
यही तो लिखेंगे हम लोग। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैसे करोगे? तो ऐसे ही तो करोगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू दैट इन मीडियम, टू दैट इन मीडियम is called dielectric constant, is called dielectric constant। इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, रेशियो है फोर्स का, कोई यूनिट डायमेंशन नहीं। थोड़ा सा इसका देखो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि ये चीज प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अपने किचन में या कहीं और। तो देखो जैसे सॉल्ट के बारे में जानते हैं ना हम लोग कि सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक। सॉल्ट क्या होता है? नमक क्या होता है? NaCl, कॉमन सॉल्ट, जिसको लिख दो Na+Cl-। अब Na+ है Cl- है, दोनों के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे इसको पानी में डालोगे, फोर्स इन वाटर, तो पता है पानी में εr की वैल्यू क्या होती है? 80। तो फोर्स कितना टाइम्स वीक हो जाएगा? 80 टाइम्स, 80 टाइम्स कमजोर हो गया। Na+ और Cl- के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स था अट्रैक्शन का, पानी में डालते ही वो फोर्स 80 गुना कम हो गया। 80 गुना कम हो गया तो वीक हो गया ना, टूट गया ना, टूट गया तो घुल गया। तो व्हाई द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर? क्यों? ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या आंसर दोगे? अगर पूछा जाए कि व्हाई द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर तो क्या कहेंगे? सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, क्यों भाई? ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलिए अभी जो हम लोग सीखे कि किसी भी मीडियम में दो चार्ज के बीच का फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज कर जाता है। और कितना डिक्रीज कर जाता है? तो जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जानेंगे और कुछ अच्छा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट।